हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं वापस आपके सामने हूँ और एसी करंट हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने फेजर्स डायग्राम हमने आपको बताए थे कैसे बनते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। फिर मैंने कहा था कि हम आर सर्किट पढ़ेंगे, एल सर्किट पढ़ेंगे और सी सर्किट पढ़ेंगे, फिर इनका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आज हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे एसी सोर्स से और देखते हैं क्या चेंजेज आते हैं ईएमएफ और करंट के बीच, क्या फेज डिफरेंस आता है, क्या उनके ग्राफ्स बनते हैं, क्या उनके फेजर्स बनते हैं। इन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पंकज दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजी फील्ड में। जुड़िएगा। AC सोर्स अप्लाइड टू ए रजिस्टर, या हम कहें कि किसी AC स्रोत को, या हम कहें हिंदी में प्रत्यावर्ती स्रोत को हमने किसी प्रतिरोध से जोड़ दिया है, किसी रजिस्टर से जोड़ दिया है। तो जब रेजिस्टेंस से हम या रजिस्टर से हम किसी AC सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए, ये है एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल आप अच्छी तरह से जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। ये रेजिस्टेंस है अपना R और इसके साथ में कनेक्ट किया है हमने एक AC सोर्स। AC वोल्टेज सोर्स बोल दें या AC करंट सोर्स बोल दें, ये सिंबल होता है AC का। आपके घरों में जितने भी इक्विपमेंट होंगे सब पर एक टैग लगा होता है, जो भी उस पर सब पर ये सिंबल बना होगा अगर वो AC सोर्स से या AC वोल्टेज से चलता है तो। दिस इज द AC सिंबल। मैंने कहा यहां पर अप्लाइड वोल्टेज जो है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E इज द इंस्टेंटेनियस EMF है या वोल्टेज भी कहते हैं अपन, और E नॉट हमारा पीक वैल्यू है EMF की, और ओमेगा टी तो आप ओमेगा पता है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, टी टाइम है। तो जैसे ही इस पर अप्लाई करेंगे, एक्चुअल में हम करंट की डायरेक्शन यहां पर इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती है। एसी अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करती, इसलिए अपन शो नहीं करते। कभी क्लॉकवाइज जाएगी तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भी जाएगी, इसलिए हम यहां पर करंट को शो नहीं करते। अब ये दो पॉइंट हैं जिनके बीच रजिस्टर को हमने अप्लाई किया, इस प्रतिरोध को हमने इन दो बिंदुओं के बीच लगाया है। तो जब इन दो बिंदुओं के बीच लगाया है तो इनके बीच कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप, जिसको बोलते हैं विभव पतन, होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगी तो कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही होगा। वो पोटेंशियल ड्रॉप हम कह रहे हैं यहां से यहां के बीच जो है वो VR है। ये पोटेंशियल ड्रॉप है किसके बीच, रेजिस्टेंस के जो एंड्स हैं, सिरे हैं, उनके बीच में इतना विभव पतन या पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है अपने को। हमने ये वोल्टेज अप्लाई कर दिया। कितना वोल्टेज लगाया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। हम एक्चुअल में ये क्लोज लूप है एक, तो किरचॉफ का हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करें। किरचॉफ के दो लॉ हैं, एक जंक्शन लॉ, एक लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, और जंक्शन लॉ को हम करंट लॉ भी बोलते हैं। तो सेकंड वाला हम यूज करेंगे यूजिंग या अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। कौन सा, वोल्टेज वाला लगाइएगा यहां पर। सो टोटल पोटेंशियल जो होगा पूरे सर्किट का, उसका सम जो होगा वो होगा 0, यानी सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा V या सिग्मा E। तो यहां पर लेंगे VR माइनस E इज इक्वल टू 0।
सो वी आर इज इक्वल टू मिला अपने को ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और वी आर इज इक्वल टू ई मिला। तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के जो सिरे हैं, एंड्स हैं, उनके बीच इतना पोटेंशियल ड्रॉप यानी विभव पतन हमें मिल गया। ओम सर क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, V प्रोपोर्शनल टू आई आर। तो अगर ओम्स लॉ लगा दें तो I इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर, यानी वी आर क्या है? E है, सो E अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द I इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर इज इक्वल टू E अपॉन आर। अब इसमें E की वैल्यू अपने पास है, इसको प्लेस करेंगे। सो I इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। सेपरेट कर लो इसको, E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। क्या हुआ ये? EMF अपॉन रेजिस्टेंस। दिस इज द करंट, पर कौन सी करंट? पीक वैल्यू वाली। ये करंट का पीक वैल्यू है, या हम कह सकते द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ये मिला, यानी इक्वेशन 1 हमारी ये थी और इक्वेशन 1 हमारी ये आ गई, इक्वेशन 2 हमारी ये आ गई। दोनों इक्वेशंस को अगर हम जरा गौर से देखें, यहां पर क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, यहां पर है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, यहां पर है पीक वैल्यू ऑफ EMF, यहां पर है पीक वैल्यू ऑफ करंट, यहां पर साइन ओमेगा टी, यहां पर साइन ओमेगा टी। तो यहां पर फेज कितना है? ओमेगा टी। यहां पर फेज कितना है? ओमेगा टी। यानी EMF का फेज भी ओमेगा टी है और करंट का फेज भी ओमेगा टी है। तो अगर फेज डिफरेंस अपन फाइंड करना चाहते हैं तो फेज डिफरेंस क्या होगा? द फेज डिफरेंस कितना होगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। यानी क्या मिला आपने को? 0। यानी अगर हम किसी रजिस्टर को AC वोल्टेज सोर्स या AC सोर्स से कनेक्ट कराते हैं तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस होता है 0। इट मींस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। करंट और EMF आर इन सेम फेज। सो करंट एंड EMF आर in same phase when a resistor connect to AC source। इनके फेज डिफरेंस, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है। जैसा DC के साथ बिहेव करता है रेजिस्टेंस, वैसा ही AC के साथ बिहेव करता है। यानी DC में भी कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है और यहां भी कोई फेज डिफरेंस अपने को नहीं मिला है। यानी करंट और EMF किसमें है? सेम फेज में है, यानी इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब जब फेज डिफरेंस 0 है तो इसका हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। I और E के बीच क्या ग्राफ बनेगा और फेजर डायग्राम क्या बनेगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक बार आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेशली क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सर्किट पढ़ाने जा रहा हूं, काम आएंगे आपके बहुत। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किस किस के बीच, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और दूसरी इक्वेशन है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, एक बार इसको भी पूरा इरेज ही कर देते हैं। देखिए, अब इनके बीच अपने को
एक मिनट, कलर्ड चौक ले लेते हैं। हाँ, अब इनके बीच अपने को क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए साइन कर्व होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों में साइन है, ईएमएफ में भी साइन है और करंट में भी साइन है। यहां पर हम ई ले लें, ईएमएफ एंड करंट इस एक्सिस पे, और एस एक्सिस पे हम ले रहे हैं टाइम को। तो टाइम के साथ क्या चेंजेस होते हैं करंट और ईएमएफ में, वो इस ग्राफ पे दिखेगा आपको। देखिए भाई, ये ग्राफ हमने लिया है ईएमएफ का, यानी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये इसकी जो वैल्यू होगी, ये है इसकी पीक वैल्यू। यहां से चला, जीरो से मैक्सिमम पर पहुंचा यहां पर, तो दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, सो बी कॉल्ड ई नॉट। पीक वैल्यू कहां पर मिली, टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ है, यहां पर T/4 है, ये है T/4 पर 1/4 ऑफ अ साइकिल मैक्सिमम वैल्यू गेन कर ली किसने, ईएमएफ ने। अब ये वापस डाउन होगा और इस पॉइंट पर जीरो हुआ T12 पे, फिर वापस रिवर्स में उल्टा उल्टा चला किस पर, 3T/4 पर, ये 3T/4 हो गया। उसके बाद फिर यहां आ गया T, एंगल के फॉर्म में देखोगे तो यहां पर π/2, पाई 3π/2 और 2π। तो ये तो रहा ईएमएफ, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। अब दूसरी चीज है करंट। करंट का ग्राफ देखिएगा आप, साइन ग्राफ ही होगा। दिस इज द साइन ग्राफ। तो ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू हो गई, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज आई नॉट। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू ये होगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये ग्राफ मिलता है। इसमें आप एक चीज देखिएगा, जो यहां पर कहा कि सेम फेज में, कैसे सेम फेज में है, फेज का मतलब क्या है, कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। जब ईएमएफ जीरो है तो करंट भी जीरो है, जब ईएमएफ मैक्सिमम हुआ तो करंट भी मैक्सिमम हुई, जब ईएमएफ वापस जीरो हुआ तो करंट भी जीरो हुई। अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, वापस जीरो हुई करंट और ईएमएफ दोनों जीरो, यानी विद्युत वाहक बल अधिकतम, धारा अधिकतम, फिर विद्युत वाहक बल जीरो, धारा भी जीरो, विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में अधिकतम, धारा भी अधिकतम, और विद्युत वाहक बल यहां जीरो और धारा भी जीरो। तो ये ग्राफ इस बात को शो कर रहा है कि ईएमएफ और करंट लाई इन सेम फेज व्हेन क्या होता है, जब रजिस्टर कनेक्ट होता है किसी एसी सोर्स से। अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, देखिए फेजर डायग्राम, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। एक्चुअल में ये जो ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ये यही है, जीरो, ये जीरो, यहां से मूव होके यहां पहुंचा,
मैक्सिमम है, π/2 एंगल, तो मैक्सिमम गेन किया, फिर डाउन हुआ 0 तो फिर 0 हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम और वापस फिर 0। t/4, t/2, 3t/2, 3t/4 एंड t, कंप्लीट साइकिल। तो ये ओमेगा। अब देखिए एंगल कितना है, ओमेगा टी। सो दिस इज द एंगल ऑफ ईएमएफ। ये इसकी पीक वैल्यू है। ये क्या पीक वैल्यू है, ई नॉट। एंगल क्या बन रहा है यहां पर, ओमेगा टी। यहां पर एंगल कितना बनाया इसने, ओमेगा टी। किसने, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ने। अगर यहां से एक प्रोजेक्शन लें इसका, तो ये प्रोजेक्शन जो मिलेगा आपको, ये जो यहां पर आएगा इसकी वैल्यू होगी ई। अगर हम इसको पॉइंट देते हैं, ओ पी क्यू कह दें, तो ये यहां पर ओ, ये पी और ये क्यू, तो ये प्रोजेक्शन जो होगा वो ई होगा। दूसरा हम सर्कल बनाएंगे करंट का, सेम फेज में है, तो ये रहा करंट का। दिस इज द करंट। ये भी ग्राफ इसी टाइप से है, रोटेटिंग विथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड दिस इज द करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस विल आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो दिस इज द फेजर डायग्राम। सिंपल फॉर्म में फेजर दिखाना चाहते हैं आप, इस तरह नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं, आप सिंपल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं इस टाइप से। दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां पर ये हमने ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज ई नॉट, एंगल ओमेगा टी, यहां से प्रोजेक्शन दिया, दिस इज ई, और इसी पर हमने दिखाई है करंट। ये करंट हो गई आपकी, दिस इज आई नॉट, और यहां से प्रोजेक्शन दिया हमने। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बहुत सरल है, ये बढ़िया है, ठीक है बढ़िया है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को ये जानना जरूरी है कि वेव फॉर्म कैसे चल रही है। वेव फॉर्म का हमने इस सर्कुलर फॉर्म में दिखाया आपको, ऐसे चाहो ऐसे कोई अंतर नहीं, आप जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। दिस इज द फेजर डायग्राम, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हेन ए रजिस्टर कनेक्टेड विद द एसी सोर्स। तो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, कुछ और बातें इसमें बतानी है आपको। चलिए इसको इरेज करते हैं। एक चीज क्लियर हुई रेजिस्टेंस से कि रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस डज नॉट resistance is independent of frequency, यानी प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता कि करंट की क्या फ्रीक्वेंसी है, इससे कोई लेना देना नहीं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, चाहे 5 हर्ट्ज हो, चाहे 100 हर्ट्ज हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच, यानी प्रतिरोध और आवृत्ति के बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ विल बी द स्ट्रेट लाइन, ए पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस और फ्रीक्वेंसी एक्सिस, कुछ भी कह सकते हैं। ये रहा, तो पैरेलल होगा ग्राफ किसके, फ्रीक्वेंसी एक्सिस के।
यानी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी भी बढ़ा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी और एलिमेंट जो हम कनेक्ट करेंगे वहां पर डिपेंडेंट होगा, लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, किस पे? फ्रीक्वेंसी पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात कि अगर डीसी है, डीसी के लिए क्या होता? फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए क्या होता? फ्रीक्वेंसी होती 0। लेकिन रेजिस्टेंस लगा रखा तो फ्रीक्वेंसी 0 हो चाहे कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, पर डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अब एवरेज पावर कितनी आएगी? यानी रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कराया, फेज निकाल लिए, एवरेज पावर क्या रहने वाली है? एवरेज पावर एवरेज पावर क्या रहेगी भाई? पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर, या आई लिख दो सिंपली, या आई एन लिख दो, जैसी मर्जी हो, ई आई, instantaneous value of EMF and instantaneous value of current. So PI is equal to, E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू है I नॉट साइन ओमेगा टी। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर E नॉट टू I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, हमें क्या चाहिए? एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू ऑफ पावर, सो पी एवरेज, या पी बार लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो, या पी ऐसे लिख सकते हो, जो अच्छा लगे वो लिखो। तो हो जाएगा ई नॉट, इनका तो एवरेज होगा नहीं, तो पीक वैल्यूज हैं, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर कंप्लीट साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू होता है 1/2। एक पूरे चक्र में, कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती 1/2। तो यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे, सो पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, 1/2 रख दिया यहां पर। सो ई नॉट, इसको 2 को हम लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। तो यहां पर एक अंडर रूट इसके नीचे ले आइएगा और एक अंडर रूट इसके नीचे ले आइएगा, तो क्या बन गया? ई नॉट अपॉन √2 और आई नॉट अपॉन √2। सो वी कैन राइट पी एवरेज इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज ERMS इंटू IRMS। ये क्या है? वर्चुअल वैल्यूज हैं EMF और करंट की। सो पी एवरेज लिख सकते हैं, दिस ऑल्सो पी, सो पी वर्चुअल। सो ये EMF और पावर आएगी आपके एवरेज। सो हम लोगों ने आज पढ़ा रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या मिलता है अपने को? करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। पावर की है तो दिस इज द मैक्सिमम पावर है इसकी, जब रेजिस्टेंस जोड़ते सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।